हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। आज हम हरियाणा का गठन पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हमने हरियाणा शब्द के बारे में देखा था और हरियाणा का सामान्य परिचय कल की क्लास हम कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा हरियाणा का गठन। हरियाणा का एक राज्य के रूप में गठन कैसे हुआ। हरियाणा का गठन, यदि हम बात करें बेटा हरियाणा एक राज्य के रूप में कैसे सामने आया, तो ये सबसे पहले यदि हम बात करें बेटा हरियाणा 1803 से 1833 तक 1803 से 1833 तक हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। किसके अधीन था बेटा? तो आप लिखोगे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हरियाणा था। ठीक है जी। हरियाणा 1803 से 1833 जी। 1803 में कहा था फिर हरियाणा? 1803 से पहले बेटा मराठों के अधीन था, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 1833 से 1858 फरवरी 1858 तक बेटा हरियाणा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। लिखना उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। इसके बाद ही फरवरी 1858 से 31 अक्टूबर 1966 तक हरियाणा बेटा पंजाब का हिस्सा था। पंजाब का हिस्सा था हरियाणा। अब यही चीज हम पढ़ने वाले हैं कि हरियाणा एक राज्य के रूप में कैसे उभरा। 1803 से 33 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। इसके बाद 1833 से 1858 तक हरियाणा बेटा ये रहता है उत्तरी पश्चिमी प्रांत के अधीन। और उसके बाद फरवरी 1858 से 31 अक्टूबर 1966 तक हरियाणा पंजाब में था, पंजाब के अधीन रहा। तो अब यहाँ से बेटा यानी कि 1803 से पहले हरियाणा बेटा मराठों के अधीन था। यदि यहाँ से पूछे कि जी 18 इससे पूर्व क्या था, इससे पूर्व हरियाणा मराठों के अधीन था। तो ये मराठों से अंग्रेजों के अधीन कैसे आया बेटा? बात है 1803 की। 1803 में एक युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इनके बीच में होता है जी जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है बेटा, ये युद्ध अंग्रेजों और मराठों के अधीन होता है, के बीच होता है। किसके बीच? एक ओर थे बेटा अंग्रेज और दूसरी ओर थे बेटा मराठे। मराठों में बेटा तीनों प्रकार के मराठे, जिसमें बेटा तीन कौन कौन से थे उस समय? सिंधिया थे, भोंसले और इसके साथ ही बेटा भोंसले, सिंधिया और होलकर। ये तीनों मराठों के ही पार्ट एक किस्म से हम कह सकते हैं। और तीनों इस युद्ध में मराठों की ओर से हिस्सा ले रहे थे। जबकि अंग्रेजों की तरफ से बेटा सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे जनरल लेक। ब्रिटिश जो सेना थी बेटा उसके कमांडर इन चीफ थे जनरल लेक, जिसका पूरा नाम था जेरार्ड लेक। जेरार्ड लेक बेटा लिखना अंग्रेजों की तरफ से बेटा कौन कर रहे थे, तो आप बताओगे जी जेरार्ड लेक। ये कौन थे? ये कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश सेना के। जबकि बेटा इस समय ध्यान रखना, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बताओगे जी वो वेले जली थे, लॉर्ड वेले जली उस समय गवर्नर जनरल थे। लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में वेले जली ने भाग नहीं लिया था, जबकि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जेरार्ड लेक ने किया था, जो कि उस समय ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे। इसके साथ बेटा मराठों की सेना का नेतृत्व करने वाले सिंधिया, भोंसले और
होलकर थे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय पेशवा कौन था। जैसे बेटा हम देखते हैं कि जब मुगल आए, मुगल अपने को बादशाह कहते थे, जबकि हमारे यहाँ पर कुछ हिंदू शासक होते थे। जैसे बेटा राजस्थान में सम्राट कहा जाता था या महाराजा कहा जाता था, ऐसे ही यहाँ पर मराठे बेटा पेशवा कहलाते थे। जब पेशवा उस समय कौन थे तो आप बताओगे? बाजीराव द्वितीय। उस समय बाजीराव द्वितीय पेशवा थे, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों में ये जाके मिल चुके थे। तो 1803 नवंबर 1803 में द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में बेटा मराठों की हार हो जाती है और अंग्रेजी सेना जीत जाती है। इसके बाद दिसंबर 1803 में, कौन से दिसंबर की बात है जी? तो आप बताओगे 30 दिसंबर। 30 दिसंबर 1803 को एक गांव में संधि होती है, सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव की संधि थी जो बेटा ये किस किस के बीच में हुई। यहां से क्वेश्चन आएगा कि सुरजी अंजन गांव की संधि थी, पहले तो बेटा कब हुई? ये 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी बेटा? अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। तो बेटा ये किस किस के बीच में हुई? तो एक तरफ थी बेटा अंग्रेज की तरफ से जनरल, या पूरा नाम था इनका जेरार्ड लेक, जबकि मराठों की ओर से थे बेटा, मराठों की तरफ से था दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया थे। ये बात भी आप सभी ने ध्यान में रखनी है। सुरजी अंजन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को हुई थी, जिसमें जेरार्ड लेक और मराठों के बीच में ये संधि हुई थी बेटा। तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। और इस संधि पर बेटा हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो आप बताओगे कि जी इस पर हस्ताक्षर करने वाले थे जेरार्ड लेक और दौलत राव सिंधिया। इस संधि के तहत बेटा, सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत, या फिर आप कहोगे इस संधि के तहत उत्तरी भारत का अंग्रेजों द्वारा जीता हुआ, अंग्रेजों द्वारा विजित उत्तरी भारत का क्षेत्र, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों द्वारा विजित उत्तरी भारत का क्षेत्र, जिसमें दक्षिण हरियाणा भी शामिल था, जिसमें दक्षिण हरियाणा भी शामिल था, अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अंग्रेजों को सौंप दिया गया। यानी कि हरियाणा पर बेटा यदि हम बात करें, अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 1803 में। जैसे ही अंग्रेजों का ने दक्षिण हरियाणा पर कब्जा किया, उसी टाइम बेटा हरियाणा के अंदर बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा। तो यहां पर ध्यान रखोगे बेटा, दक्षिण हरियाणा पर अब क्या हो गया था? दक्षिण हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा था, या फिर कहें अंग्रेजों या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, का अधिकार हो चुका था। जबकि उत्तरी हरियाणा पर, अभी भी ध्यान रखना बेटा, जो उत्तरी हरियाणा अभी भी पंजाब के अधीन था। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि 1803 में बेटा अंग्रेजों के शासन के साथ ही दक्षिण हरियाणा में एक भयंकर अकाल पड़ा बेटा। हम कैसे उसको कहेंगे? साठा अकाल। 1803 में
शासन के साथ ही ब्रिटिश शासन के साथ ही बेटा 1803 में हरियाणा में भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल को बेटा कहा जाता है साठा अकाल। साठा अकाल क्यों कहा जाता है बेटा? साठा अकाल क्योंकि विक्रम संवत में बेटा उस समय 1860 था। उस समय का टाइम क्या था? 1860 विक्रम संवत बेटा। जो विक्रम संवत है उसके टाइम में उस समय बेटा 1860 थी। जो विक्रम संवत का कैलेंडर है बेटा हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे है। इसलिए बेटा जब भी हम 1803 में बेटा 57 ऐड करेंगे तो 1860 हो जाएगा। इसलिए इसे साठा काल कहते हैं। ध्यान रखना, विक्रम जो कैलेंडर है हमारा विक्रम संवत है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि अंग्रेजी कैलेंडर है, इससे 57 वर्ष आगे है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके साथ बेटा यानी कि 1803 में जैसे ही कंपनी का हरियाणा पर शासन होता है बेटा, उसी टाइम साठा काल हरियाणा पर अपना कहर बरसा देता है। उसके बाद ही यानी कि अब 1803 में दिल्ली और दक्षिण हरियाणा पर ब्रिटिश कंपनी का राज हो चुका था। तो 1803 के बाद बेटा यहाँ पर जब कंपनी का अधिकार हुआ तो यहाँ पर प्रशासन करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जब कंपनी ने हरियाणा और दिल्ली पर अधिकार किया तो यहाँ पर किसके द्वारा शासन संभाला जाता था? तो इसके लिए बेटा आप क्या बताओगे? कंपनी द्वारा दिल्ली तथा दक्षिण हरियाणा दिल्ली तथा दक्षिण हरियाणा क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारी पद या फिर सर्वोच्च अधिकारी बेटा कौन होता था? तो आप बताओगे रेजिडेंट होता था बेटा। कौन सा पद होता था? रेजिडेंट। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? रेजिडेंट होता था। और हरियाणा क्षेत्र का प्रथम रेजिडेंट कौन था? तो बेटा यहां से लिखोगे हरियाणा क्षेत्र का प्रथम रेजिडेंट कौन था? तो आप बताओगे उस समय प्रथम थे बेटा डेविड अक्टरलोनी। और बेटा डेविड अक्टरलोनी कौन थे? हरियाणा क्षेत्र के प्रथम रेजिडेंट थे, यानी कि सर्वोच्च अधिकारी थे बेटा। और इसका अक्टरलोनी हाउस बेटा कहाँ था? तो आप बताओगे जी करनाल में था। तो यहां से डेविड अक्टरलोनी हाउस, डेविड अक्टरलोनी हाउस कहाँ था? तो आप बताओगे जी ये करनाल के अंदर था। कहाँ था बेटा? करनाल के अंदर था डेविड अक्टरलोनी हाउस। जैसे बेटा हमारे यहाँ पर सीएम हाउस होता है, राज्यपाल हाउस होता है, ऐसे ही बेटा डेविड अक्टरलोनी हाउस कहाँ था? करनाल में था। तो यहां से ध्यान रखना कि कंपनी के अधिकार से पहले जो हरियाणा था बेटा, हरियाणा पर अधिकार मराठों का था। उसके बाद 1803 के बाद दक्षिण हरियाणा पर अधिकार कंपनी का हो जाता है। अभी भी उत्तर भारत जो उत्तर हरियाणा है उस पर कंपनी का अधिकार नहीं था। तो बेटा 1805 में हरियाणा पर या फिर कहे दिल्ली और हरियाणा के एक क्षेत्र पर प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए जनरल या जेनार्ड लेख और बार्लो की सहायता से बेटा हरियाणा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया था। तो यहां से ध्यान रखना क्या लिखोगे बेटा? कंपनी द्वारा प्रशासनिक
कंपनी द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से कौन से जेरार्ड लेक या जनरल लेक तथा बार्लो की सहायता से हरियाणा क्षेत्र को, जो कि ब्रिटिश सेना के कब्जे में था, वो क्षेत्र हरियाणा क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया। एक वह क्षेत्र था जिस पर कंपनी समय शासन करती थी, जबकि दूसरा वह क्षेत्र था जिस पर सामंतों और सरदारों के द्वारा शासन किया जाता था, जो सामंतों और सरदारों को कंपनी ने सौंप दिया था। तो बेटा इनको बोलते हैं, एक क्षेत्र था इनसाइड, मेरा ध्यान रखना, इनसाइड टेरिटरी। इस पर कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र था, कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र था। जबकि दूसरा था बेटा आउटसाइड टेरिटरी। ये बेटा सामंतों तथा सरदारों द्वारा शासित क्षेत्र था। जबकि इनसाइड क्षेत्र बेटा छोटा होता था और आउटसाइड क्षेत्र बड़ा होता था। ये बात भी ध्यान में रखनी है। 1805 में क्या हुआ, कंपनी ने हरियाणा क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटने के बाद बेटा एक इनसाइड टेरिटरी के नाम से जाना गया, जो कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र होता था, जबकि एक आउटसाइड टेरिटरी के रूप में जाना गया, जिस क्षेत्र पर सामंतों और सरदारों के द्वारा शासन किया जाता था। इसके साथ ही बेटा आगे आप पढ़ोगे 1809 में बेटा। आगे 1809 में क्या होता है, एक संधि होती है। किसके बीच में जी? संधि होती है अमृतसर की संधि। 1809 में, नेक्स्ट लिखोगे 1809 में बेटा अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि 1809 में अमृतसर की संधि होती है, जी किसके बीच में होती है? ये अंग्रेजों की तरफ से और दूसरी तरफ से बेटा सिख शासक। सिख शासक कौन थे उस समय? सिख शासक थे रणजीत सिंह। जबकि अंग्रेजों की बात करें तो बेटा अंग्रेज कौन थे? तो बेटा आप ध्यान रखना, उस समय अंग्रेज थे जनरल मेटकोफ, टी मेटकोफ लिख सकते हो बेटा। उस समय अंग्रेज जनरल कौन थे बेटा? टी मेटकोफ, टी मेटकोफ। यहाँ पर ध्यान रखना है, अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड टी मेटकोफ। उस समय बेटा कौन थे? अंग्रेज थे। जबकि सिख शासक बेटा रणजीत सिंह थे। और इन दोनों के बीच में अमृतसर की संधि होती है। और अमृतसर की संधि से बेटा इसमें रणजीत सिंह अंग्रेजों को, इस संधि के तहत अंग्रेजों को बेटा हरियाणा क्षेत्र सौंप देते हैं। इस संधि के तहत, अमृतसर की संधि के तहत उत्तर हरियाणा का क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया। ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया। जब अमृतसर की संधि के तहत बेटा उत्तर हरियाणा का क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया, तो यहां से एक चीज और आएगी सामने आपके निकल के कि 1809 में सौंपने के बाद, यानी कि बेटा 1809 वह सन था जब हरियाणा पूर्णतः ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गया था। तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि संपूर्ण हरियाणा पर
कंपनी का अधिकार, संपूर्ण हरियाणा पर बेटा कंपनी का अधिकार होता है 1809 में। लेकिन कई बार बेटा 1809 हमारे ऑप्शन में हमें एग्जाम के दौरान देखने को नहीं मिलता, तो उस समय आप लगाओगे बेटा 1810। तो यहाँ से 1809-10 में क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी का बेटा पूरे हरियाणा पर अधिकार हो चुका था। जैसे ही पूरे हरियाणा पर अधिकार हुआ और उसके कुछ समय बाद ही 1812-13 में बेटा एक अकाल पड़ता है हरियाणा पर बेटा, 69 अकाल, उसे बोलते हैं बेटा 69 अकाल। 69 अकाल का मतलब क्या हुआ बेटा, 1869, यानी कि बेटा उस समय 1869 था विक्रम संवत के अनुसार, लेकिन यहाँ बेटा 1812 में जब हम 57 जोड़ेंगे तब आएगा 1869। तो यहाँ पर 1812 में बेटा जो अकाल पड़ा था, 12 ही लिख सकते हो, 1812 में जो अकाल पड़ा उसे 69 अकाल कहा गया, और जो विक्रम संवत के अनुसार था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये 1812 था। इसके बाद बेटा कुछ अकाल पड़ते हैं जिसे हम कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं सीधा। तो यहाँ से जब भी आपको कोई भी अकाल पूछे तो उस समय आप जिस भी वर्ष वो आया था उसमें 57 माइनस कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर पूछ ले 69 अकाल कब आया, तो आप 1869 से बेटा 57 साल माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1812 में आया था। ऐसे ही बेटा एक आता है 74वां अकाल। 74वां अकाल कब आया बेटा, तो यहाँ से हम 74वां यानी कि 1874 में आया होगा। यदि हम इस 1874 में से बेटा 57 माइनस कर देंगे तो 57 माइनस करने से हमें पता चल जाएगा कि जो ये बेटा अकाल आया था ये 1817 में आया था। कब आया था बेटा, 1817 में आया था। ऐसे ही अकाल आता है बेटा नबिया अकाल। आपने सुना होगा, यदि नहीं सुना तो आपके दादा से पूछना कि नबिया अकाल, नबिया जो अकाल है बेटा ये कब आया होगा, 1890 में, जब विक्रम संवत में बेटा 1890 होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1890 में से 57 माइनस कर देंगे, और जैसे ही माइनस करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1833। 1833 यानी नबिया अकाल बेटा कब आया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1833 में ये अकाल आया था। अब हरियाणा को बेटा 1833 में कंपनी के द्वारा बेटा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके उस अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश संसद द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से बेटा हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत में बांटा गया, शामिल किया गया था। तो यहां से लिखोगे, क्या लिखना है, ब्रिटिश संसद द्वारा 1833 में अधिनियम पारित किया गया। एक अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत बेटा हरियाणा को, या फिर हम कहे बंगाल प्रेसिडेंसी में विभाजन किया गया। इस अधिनियम के तहत किया गया, अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी में बंटवारा किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में बेटा क्या किया गया, बंटवारा किया गया। जब बंगाल प्रेसिडेंसी में बंटवारा किया गया तो बेटा ये एक कौन कौन से दो भागों में, एक बंगाल प्रांत और दूसरा उत्तरी पश्चिमी प्रांत में बंटवारा किया गया था। जब बंटवारा किया गया तो इसके दो भाग किए गए बेटा, एक किया गया बंगाल प्रांत और दूसरा किया गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत। उत्तरी पश्चिमी प्रांत, और ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत वही है जिसमें बेटा उत्तर पश्चिमी प्रांत में ही हरियाणा इसके अधीन किया गया था। यानी कि बेटा हरियाणा
किसमें शामिल किया गया था? तो आप बताओगे उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हरियाणा को शामिल किया गया था। उस समय बेटा जब हरियाणा उत्तरी पश्चिमी प्रांत में शामिल किया गया तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत का के अधीन हरियाणा कब हुआ? तो आप बताओगे जी ये अधीन हुआ था 1833 में। तो यहाँ पर बेटा यहाँ का मुखिया कौन होता था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत का जो मुखिया होता था बेटा या हेड होता था वो होता था डिप्टी गवर्नर। बेटा प्रेसिडेंसी में गवर्नर होते थे, जबकि प्रांत में आगे ये बंटवारा किया गया तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत में का जो मुखिया होता था वो डिप्टी गवर्नर होता था। और पहले डिप्टी गवर्नर कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ थे। और चार्ल्स मेटकॉफ यही है बेटा जो उस समय अमृतसर की संधि में थे। चार्ल्स टी मेटकॉफ भी बोलते हैं इसको बेटा, चार्ल्स मेटकॉफ। ये कौन थे बेटा? हरियाणा हम कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी प्रांत के पहले फर्स्ट डिप्टी गवर्नर थे। पहले डिप्टी गवर्नर कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ थे, जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत के मुखिया थे। तो यहां से आता है कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या होता थी बेटा? राजधानी क्या होती थी? राजधानी बेटा आगरा थी। उस समय राजधानी किसको बनाया गया था? आगरा को बनाया गया था। ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। उत्तरी पश्चिमी प्रांत को 6 डिवीजनों में बांटा गया था। जो ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत है बेटा इसको 6 डिवीजनों के अंदर बांटा गया था। आगे नोट करोगे इसमें 6 डिवीजन कौन कौन से थे तो वो भी आपने नोट करने हैं। जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत था बेटा उत्तर पश्चिमी प्रांत बेटा यहाँ पर शासन करने वाले डिप्टी गवर्नर थे जो कि चार्ल्स मेटकॉफ थे। और यहाँ पर बेटा इसकी राजधानी आगरा को बनाया गया था और इसको 6 डिवीजनों में बांटा गया था। प्रशासन करने की दृष्टिकोण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया बेटा। इन 6 भागों में हरियाणा किसके अधीन था? तो यहां से आता है कि हरियाणा दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आता था। उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत था इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया और हरियाणा दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आता था। यहां से ध्यान रखना इन 6 भागों में बेटा एक दिल्ली डिवीजन थी जिसके तहत हरियाणा आता था। तो यहां से लिखोगे कि हरियाणा दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत, हरियाणा दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत में विभाजन के बाद हरियाणा किस डिवीजन का हिस्सा था? तो आप बताओगे हरियाणा बेटा किसका हिस्सा था? तो आपने बताना है हरियाणा दिल्ली डिवीजन का हिस्सा था। उस समय दिल्ली डिवीजन के अंदर 5 जिले होते थे। दिल्ली डिवीजन में बेटा 5 जिले होते थे। 5 जिले कौन कौन से थे जी? तो आप लिखोगे बेटा पहला था दिल्ली, पहला जिला बेटा दिल्ली थी। दूसरा रोहतक, तीसरा बेटा करनाल। 5 जिलों में दिल्ली, रोहतक, करनाल तो नहीं लिखोगे, पानीपत, सॉरी पानीपत, दिल्ली, रोहतक, पानीपत, गुड़गांव और हिसार। गुड़गांव और बेटा इसके साथ ही हिसार। 5 जिले थे दिल्ली, रोहतक, पानीपत, गुड़गांव और हिसार। ये 5 जिले दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आते थे। तो बेटा उसके बाद 1857 तक हरियाणा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा रहा, लेकिन 1857 की क्रांति बेटा 10 मई 1857
10 मई 1857 को क्या होती है, एक क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति की शुरुआत होती है। सबसे पहले बेटा कहां से होती है शुरुआत, तो आप बताओगे मेरठ की छावनी से होती है जी। कहां से होती है, मेरठ की छावनी से होती है। लेकिन बेटा शुरुआत कहां से होनी थी, होनी तो जी अंबाला से थी, लेकिन बेटा श्याम सिंह गद्दार की वजह से अंबाला से, हरियाणा के अंबाला से 1857 की क्रांति की शुरुआत नहीं हो पाई, और ये जो क्रांति की शुरुआत थी ये मेरठ की छावनी से हुई। होनी कहां से थी बेटा, होनी तो ये अंबाला छावनी से थी, परंतु किस कारण से नहीं हुई, तो आप बताओगे श्यामलाल की गद्दारी के कारण, क्योंकि इसने बेटा अंग्रेजों को सारी सूचना पहले ही दे दी, जिस कारण से अंबाला छावनी के जो सिपाही थे उनको पहले ही बेटा कंट्रोल में किया गया। तो श्यामलाल की गद्दारी के कारण बेटा क्रांति सफल नहीं हो पाई, क्रांति की शुरुआत नहीं हो पाई। 1857 की क्रांति का यदि कहे बेटा पहली फांसी किसको दी गई थी, वो दी गई थी मंगल पांडे को। उस समय 1857 की क्रांति के समय बेटा यदि कहे कि नेता किसको बनाया गया था, तो ये बेटा बहादुर शाह जफर को उस समय शासक या नेता घोषित किया गया था। जिसका यही कारण था कि 1857 की क्रांति में बेटा जो पंजाब था इसने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने बेटा अपनी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि आज भी चलो 1857 के बाद हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप पर शासन वही करेगा जिन्होंने आपके गरुओं की हत्या करवाई थी। तो जिस कारण से बेटा 1857 के नेता बहादुर शाह जफर के कारण ही बेटा पंजाब ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। और 1857 की क्रांति में बेटा हरियाणा में सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आता है कि 1857 की जो क्रांति थी बेटा सबसे ज्यादा भर्ती सैनिक सबसे ज्यादा भर्ती कहां से हुए थे, सबसे ज्यादा सैनिकों की भर्ती, तो बेटा यहां से क्वेश्चन आता है, तो ये हुए थे रोहतक से सबसे ज्यादा सैनिकों की भर्ती हुई थी 1857 की क्रांति में। और यदि एक क्वेश्चन आएगा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण हरियाणा में हुआ था। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सर्वाधिक नुकसान बेटा कहां से हुआ था, दक्षिण हरियाणा में हुआ था। दक्षिण हरियाणा में हुआ था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उस समय बेटा जब 1857 की क्रांति पर के खत्म होने पर हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब के अधीन कर दिया गया। तो ये कब कैसे किया गया था, फरवरी 1858 में। तो आगे लिखोगे फरवरी 1858। फरवरी 1858 में बेटा धारा 38 के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्र को पंजाब के अधीन कर दिया गया। फरवरी 1858 में क्वेश्चन आ सकता है बेटा किस धारा के अनुसार किया था, धारा 38 के अनुसार। जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, हिंदी भाषी क्षेत्र यानी कि बेटा हरियाणा क्षेत्र को पंजाब के अधीन कर दिया गया, पंजाब के अधीन किया गया।
बेटा 1857 की क्रांति के बाद बहुत ही बड़े बदलाव आए थे। सबसे पहले तो 1857 की क्रांति के बाद भारत पर जो शासन था वो ब्रिटिश कंपनी के अलावा बेटा यानी ब्रिटिश कंपनी के स्थान पर अब ब्रिटिश क्राउन का हो गया था, यानी कि अब ताज का शासन आ चुका था। महारानी विक्टोरिया अब भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दी गई थी। इसके साथ ही बेटा जो गवर्नर जनरल का पद था उसे वायसराय का पद कहा गया था। और इसके साथ ही बेटा भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी ब्रिटेन में के अंदर। ब्रिटेन की संसद के अंदर भारत के सचिव के नाम से एक पद भी सृजित किया गया था। बहुत सारे बदलाव किए गए थे, जिनमें से एक बदलाव था 1858 की क्रांति के बाद फरवरी 1858 में हरियाणा को पंजाब के अधीन कर दिया गया। तो यहाँ से बेटा 1858 में कुछ बदलाव आए थे। 1858 में बदलाव क्या आए थे बेटा? एक तो भारत बेटा सीधा भारत पर ब्रिटिश क्राउन का ब्रिटिश जो क्राउन था क्राउन का अधिकार हो गया। अब कंपनी का अधिकार है भारत पर नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का मतलब ताज का शासन बोलते हैं बेटा। इसे हम बोलते हैं ताज का शासन। ताज का शासन इसे बोला जाता है। और महारानी विक्टोरिया को बेटा भारत की जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। और इसके साथ ही बेटा लंदन में ब्रिटिश संसद के अंदर भारत सचिव का पद सृजित किया गया था। इसके साथ ही बेटा गवर्नर जनरल की जगह गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद बनाया गया। जो बेटा वायसराय का पद बनाया गया था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहले वायसराय कौन थे बेटा? तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय कौन थे उस समय बेटा? तो आप बताओगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही बेटा 1860 में लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में एक दिन दरबार लगता हरियाणा में, जनता दरबार लगा था। और वो कहां पर लगा था? क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ध्यान रखना। 1860 में लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हरियाणा में जनता दरबार का आयोजन कहाँ हुआ था बेटा? तो आप बताओगे कि जी ये आयोजन जो हुआ था ये अंबाला के अंदर हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था। हरियाणा में सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत भी बेटा अंबाले से हुई थी। आज के लिए इतना ही।